नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं, आज बुधवार का दिन है और आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 73 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि हमारी इस ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित आपके मन में उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। यदि आप अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न को अपने नाम के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। आपके प्रश्न को देने के बाद में उसे चयनित करके रख लिया जाता है और फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाता हूं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वार्षिक राशिफल कैसा होने वाला है, आपका मासिक राशिफल कैसा होने वाला है, साथ ही साथ क्या उपाय आपको करने चाहिए जिससे कि आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, तो हमारे इस चैनल पर प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उनका हाल तैयार किया गया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको 2 प्लेलिस्ट देखने में मिलेंगे। उन प्लेलिस्ट को जाकर के अवश्य ही चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है, ये रेयर जैम 07 नाम से आईडी है। मैंने आप लोगों से कहा है कि आप अपने नाम को दिया करें जब भी आप प्रश्न करते हैं। इन्होंने लिखा है कि नीच भंग होने पर रत्न धारण कर सकते हैं। देखिए, निर्भर करती हैं चीज़ें कि किस तरह से उस ग्रह का नीचत्व भंग हो रहा है, किस अंश पर वो ग्रह बैठा हुआ है। मेनली तो वैसे तो नहीं धारण करना चाहिए नीच भंग होने के बाद भी, परंतु कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं। जैसे कोई नीच का ग्रह है, वो परिवर्तन राजयोग बना रहा है। नीच का ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि का अधिपति अत्यधिक मजबूत स्थिति में है, तो कहीं ना कहीं फिर आप उस नीच के ग्रह के रत्न को धारण करके लाभ ले सकते हैं। परंतु ये जन्म कुंडली का पूरा विश्लेषण का विषय है, तो रत्न धारण करने के लिए पूरी जन्म कुंडली को प्रॉपरली एनालाइज करना होगा। उसके बाद ही नीच के ग्रह के रत्न पर हम विचार कर सकते हैं, अन्यथा सिर्फ नीच भंग होने पर हम ग्रह के रत्न को, नीच के ग्रह के रत्न को नहीं धारण कर सकते। इसके लिए पूरा देखना होता है, बहुत से पॉइंट्स को देखना होता है, नवमांश इत्यादि में उस ग्रह की स्थिति को देख करके ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि उसके रत्न को पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये मयंक शर्मा जी का है। इन्होंने लिखा है कि गुरुदेव, यदि मेष लग्न के सेकंड हाउस में केतु और 8th हाउस में राहु हो तो क्या इनके नीच राशि में होने के कारण जीवन भर कोई ना कोई समस्या देते रहते हैं? इनकी क्या रेमेडी करनी चाहिए? क्या राहु और केतु का भी नीच भंग होता है? बिल्कुल, राहु और केतु का नीच भंग होता है। यदि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो केतु का नीच भंग हो जाएगा और मंगल यदि अच्छी स्थिति में है तो मंगल का नीच भंग हो जाएगा। अब नीच भंग के क्या सूत्र होते हैं? यदि मंगल या फिर शुक्र केंद्र में बैठे हो जन्म कुंडली के, तो शुक्र के केंद्र में होने के चलते केतु का नीचत्व भंग हो जाएगा। मंगल यदि केंद्र में बैठे होंगे तो यहाँ राहु का नीचत्व भंग हो जाएगा। मंगल या शुक्र अपनी उच्च राशि में होंगे तो अगर मंगल उच्च के होंगे तो राहु का नीचत्व भंग हो जाएगा और शुक्र यदि उच्च के होंगे तो केतु का नीचत्व भंग हो जाएगा। तो इस तरह से नीच भंग के सूत्र होते हैं। ये 2 सूत्र मैंने आपको बताए। इनकी रेमेडी क्या करनी चाहिए? देखिए, रेमेडी करने के लिए आप राहु और केतु को शांत करने के लिए सबसे अच्छा और जो आसान उपाय है वो तो है गणेश जी की आराधना करना। गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का अधिकाधिक मात्रा में जाप करना। 3 माला, 7 माला, 11 माला जाप करें। संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। नित्य गणेश जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करना चाहिए। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना चाहिए। अर्थात गणेश जी की अत्यधिक आराधना, गणेश जी की भक्ति करने से राहु और केतु जन्य जो परेशानियां आती हैं उनमें कमी आ जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, इनके नीच राशि में होने के कारण जीवन भर कोई ना कोई समस्या देते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, अष्टम स्थान आकस्मिकताओं का है और अष्टम स्थान में राहु जाकर के बैठे हैं। यदि ये अच्छी पोजीशन में होते या मंगल इत्यादि की पोजीशन अच्छी होती
तब कहीं ना कहीं ये आकस्मिक रूप से लाभ देने वाले होते हैं। परंतु यदि स्थिति के बारे में पता नहीं है और ये दोनों ही ग्रह नीच के हैं, तो अकस्मात रूप से कुछ ऐसी घटनाएं भी घटित हो सकती हैं जो कि आपके जीवन के लिए श्रेष्ठ ना हो या जिनकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। और अगर प्लैनेटरी पोजीशन है तो ये बिल्कुल जीवन भर किसी न किसी तरह की समस्या तो देती ही है। इससे बचाव का एकमात्र जो उपाय है वो है गणेश जी की आराधना करना। गणेश जी की आराधना करने से राहु और केतु जन्य जो दोष है उसमें कमी आ जाती है, तो ये आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है ये लक्ष्मी शुक्ला जी का है। इन्होंने लिखा है बुध सूर्य राहु युति सेकंड हाउस सिंह राशि में हो तो कैसा होता है। यानी कि कर्क लगन का चार्ट है और बुध सूर्य और राहु की युति जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में बन रही है। देखिए सूर्य और राहु की युति जो आपके द्वितीय भाव में बन रही है, यहाँ पर सूर्य है तो स्वग्रही परंतु कुटुंबी जनों के बीच में मतभेद को प्रदर्शित करते हैं। पैतृक संपत्ति में विवाद और साथ ही साथ कोर्ट कचहरी की स्थिति का निर्मित होना पैतृक संपत्ति में दिखाई देता है। आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके रिश्ते बिगड़ जाएं, इस बात को प्रदर्शित करता है। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी, पिता के साथ में संबंधों की खराबी, हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत को प्रदर्शित करता है। त्वचा जन्य रोग, दंत जन्य रोग, आंखों से संबंधित परेशानियों को ये योग प्रदर्शित कर रहा है। सूर्य भगवान की आराधना आपको इसके लिए करनी चाहिए। बाकी जन्म कुंडली को प्रॉपरली देख करके इस युति पर उपाय दिए जा सकेंगे और उनको करने से इस दुष्प्रभाव में कमी आएगी। और अगला प्रश्न भी इन्हीं का है कि शुक्र और सूर्य की युति यदि सेकंड हाउस में कर्क लगन में सिंह राशि में हो तो कैसा होता है। शुक्र और सूर्य की युति यदि द्वितीय भाव में बन रही है तो कहीं ना कहीं ये है तो महाधनी योग, परंतु यदि शुक्र अस्त अवस्था में होंगे तो उस महाधनी योग के प्रभाव में कमी आ जाएगी और माता के स्वास्थ्य में परेशानियां आपको देखने में मिलेंगी। शुक्र यदि अस्त है और अंश बल से मजबूत है तब तो कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको धन का लाभ देखने में मिलेगा। परंतु कुटुंबी जनों के साथ में विवाद और वाणी की कड़वाहट तो प्रदर्शित हो ही रही है। शौक में नशे की आदत लग जाने की भी संभावनाएं आपके लिए इस प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से बनती हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 73 के लिए सिलेक्ट किया गया था और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने प्रश्न को लिख दीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।